हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है। इस टॉपिक में कार्बोहाइड्रेट्स की आज बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है इसके बारे में डिटेल में नहीं, केवल आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा और क्लासिफिकेशन बताया जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जानने से पहले आपको ये जानना होगा कार्बोहाइड्रेट किसे बोलते हैं, और एक चीज़ ये भी जानना होगा कार्बोहाइड्रेट्स किन कंपाउंड से मिलके बना हुआ है। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन जो मेन एलिमेंट हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं, और हमारे नेचर के अंदर मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम सैकराइड्स के नाम से जानते हैं या फिर शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो शुगर को ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं या शुगर लेवल जिनका बढ़ जाता है, और इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो बीटा सेल से निकलता है, अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, जो हमारा इंसुलिन बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ नहीं कर पाती हैं प्रॉपरली, तो डायबिटीज़ हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, वो पेशेंट डायबिटिक हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, स्टोर होता है। ठीक है, और प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। ये बेसिक चीज़ है, बेसिक आइडिया है। ये नोट्स अभी छोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अभी बाद में हम देखेंगे। तो इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब भी मैं फास्ट पे होता हूँ, जब मैं व्रत रखता हूँ, कोई भी पर्सन जब व्रत रखता है, तो जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हुआ है या कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुआ है, वो क्या करता है, एक क्लासिफिकेशन, एक केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर कोई फूड का आइटम नहीं है, फूड प्रोडक्ट नहीं है, फूड का सब्सटेंस नहीं है, तो जो स्टोरेज के फॉर्म में ग्लाइकोजन है वो बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस की मदद से ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक आइडिया थी। अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या लिखना है ये आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा, और बैचलर जब आप बी फॉर्म करेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कंपाउंड है, कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, दे कंस्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि ये नेचुरल प्रोडक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसके बारे में भी हमको पता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं। आगे कह रहे हैं कि दे आर द कॉमनली नोन एज सैकराइड्स या फिर शुगर। इसको अभी हमने डिस्कस कर लिया कि या तो हम इसको सैकराइड्स के नाम से जानते हैं या फिर हम इसे शुगर बोलते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। आगे फिर देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन नेचर। कार्बोहाइड्रेट जो है नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लांट में और एनिमल्स में। एनिमल्स और प्लांट दोनों में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी बात सही है। फिर कह रहे हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन प्लांट्स। कह रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट के अंदर पाया जाता है वो स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। ये बात अच्छा, कह रहे हैं कि ये कहाँ मोस्टली पाया जाता है, स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है, तो अबेंडेंटली कहाँ पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में। तो कह रहे हैं रूट्स में, ट्यूबर में, उसके बाद वेजिटेबल में, ग्रेन में, इन सब जगहों पे सबसे ज़्यादा ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। आगे फिर देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। फिर आगे बात कर रहे हैं ये भाई साहब, कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे देखो, कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कह रहे हैं कि जो एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स किसके फॉर्म में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बात आपको पता है। आगे फिर बात कर रहे हैं ये, यहाँ पे देखो, कह रहे हैं इट इज़ स्टोर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन लीवर ऑफ मसल्स। कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो या तो लीवर में स्टोर होगा या फिर मसल्स में। देखो ऐसा है कि कभी आप देखे होंगे जो मोटे लोग होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है, एक फेज़ आती है हमारी बॉडी का। देखो जैसे जब तक हम ग्रोइंग फेज़ में रहते हैं या फिर बोल सकते हैं जुवेनाइल फेज़ में रहते हैं, जब तक हमारा विकास होता रहता है, मतलब लेंथ बढ़ती रहती है, तब तक हम कुछ भी खा लें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एक फिक्स डायमीटर है, एक पैमाना है कि उसके बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, और ग्रोथ रुकने के बाद फिर क्या होता है कि जो भी चीज़ें जैसे ऑयली चीज़ें हम खा रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा है उसको जब हम लेते हैं तो वो हमारे लीवर में, जैसे
और हमारे मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है, हमारा पेट निकल आता है। हिप थोड़ा सा बैक साइड में आप देखेंगे मसल्स स्ट्रांग होने लगती हैं, लेकिन एक लिमिटेशन होती है किसी चीज़ की। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तब दिक्कत होगी, बहुत सारी सेवरल प्रॉब्लम हो सकती है। आगे देख लो फिर कह रहे हैं कि केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि द 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इनका रेशियो की बात कर रहे हैं कि रेशियो कह रहे हैं कि 2:1 होता है। मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो जो होता है 2 होता है और ऑक्सीजन का रेशियो 1 होता है। ये भी बात ठीक ही है। एम्पेरिकल फार्मूला आपको याद रखना है C2H2ON, ये आपको याद रखना है एज इट इज़, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। कह रहे हैं फिर आगे, ऑल सिंपल शुगर कंटेन ए पोटेंशियल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। कह रहे हैं जितने भी सिंपल शुगर हैं वो या तो एल्डिहाइड को कंटेन करते हैं या फिर कीटोन को, ये भी बात ठीक ही है। आगे फिर कह रहे हैं कि all compound sugars which are made up of the simple sugar also contain the potential of the aldehyde or the ketones। उसके आगे देख लो, these groups may be in free from or combined। कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप्स होते हैं या तो फ्री होंगे या तो कंबाइंड होंगे। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि these 2 groups are associated with the reducing properties of the sugar। अगर 2 ग्रुप आपस में जुड़ रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं, एसोसिएट मतलब जुड़ना, तो ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं शुगर की। ठीक है, जैसे अगर छोड़ो, आगे देख लो डेफिनेशन की कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है। एज इट इज़ आपको डिक्टो एग्जाम में ऐसे लिखना है, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन एंड their derivatives or the substances which yield one of these substance on hydrolysis। कह रहे हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफ़ाइन करेंगे या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के रूप में, और उसके डेरिवेटिव्स या फिर कोई सब्सटेंस जब हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे किसी एक सब्सटेंस के साथ, उसी को हम बोलेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब देखो रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत केयरफुल होकर देखिएगा। तो बहुत सारे रोल हैं। देखो, चीफ सोर्स मतलब एनर्जी का मुख्य सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। भूख लगी है, चीनी पानी घोल के थोड़ा नींबू डाल के 2 गिलास पी लो, भूख मर जाएगी, आप कम हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। हम लोग जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम पे जैसे हम लोग आते थे 4 और बजे के आसपास, और हम लोगों को बहुत भूख लगी रहती थी, तो हॉस्टल में कुछ रहता नहीं था पीजी में, तो हम लोग क्या करते थे, यही सारी चीज़ें करते थे, चीनी पानी नमक देखते थे। अगर हॉस्टल में ये सब चीज़ें हैं तो 1-2 गिलास भी बना के पी लेते थे, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स फील होता था। 7-7:30 बजे के आसपास थोड़ा नाश्ता मिल जाता था, 9 बजे के आसपास खाना, वो अलग इशू है। आगे देख लो, दे फॉर्म द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड्स लिपिड्स एंड कंजुगेट प्रोटीन। मतलब कह रहे हैं कि इनके अंदर क्या पाया जाता है कि लिपिड्स पाए जाते हैं और कंजुगेट प्रोटीन पाई जाती है। आगे फिर देख लो, सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स ड्राइव्स या डेरिवेटिव्स आर यूज ड्रग्स लाइक द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है ड्रग के फॉर्म में, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जैसे आप फार्माकोग्नोसी आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, उसमें आपको पता होगा। दूसरा, एंटीबायोटिक्स के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। आगे देख लो, सम प्रोडक्ट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म एक्ट एज अ कैटलिस्ट और द प्रोमोटर। कह रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वो एक्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म में एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या है, कैटालिस्ट का मतलब क्या है, कैटालिस्ट का मतलब है कोई भी रिएक्शन, हम 2 रिएक्शन जब करा रहे हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर देना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना ही कैटालिस्ट का काम होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे फिर कह रहे हैं कि जो मिल्क में शुगर पाई जाती है उसको लैक्टोज बोलते हैं, वो प्रिंसिपल शुगर होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे फिर ग्लूकोनिक एसिड ए प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट नेसेसरी फॉर द इनएक्टिव ड्रग्स एंड टॉक्सिसिटिक सब्सटेंस। कोई भी अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है ड्रग की या सब्सटेंस की तो हम ग्लूकोनिक एसिड दे सकते हैं, वो भी एक क्या है, प्रोडक्ट है। आगे फिर देख लो, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल सिल्क, पेपर,
फर्मेंटेशन मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है जो आर्टिफिशियल सिल्क वगैरह होती है, या पेपर जहाँ पे बनते हैं, या फिर जहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस चल रही है वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट्स के रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है। तो ये इनके रोल हुए। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये जो बुक में लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गलत है। ये डाइसैकराइड्स अभी नहीं आएगा, आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन दिया है एन मुर्गेस की रेफरेंशियल बुक है, आप लोग भी अगर रखे हो देख लीजिएगा, लेकिन इसमें ये क्लासिफिकेशन ठीक नहीं है। देखो क्लासिफिकेशन अगर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया गया मेजर 3 कैटेगरी में, मोनोसैकराइड्स, उसके बाद ऑलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। केवल 3 ही कैटेगरी है, ये भाई साहब 4 दे रहे हैं, ठीक है। फिर फर्दर इनको क्लासिफाई किया गया है, सब क्लासिफिकेशन किया गया है, एक तरीके से कह सकते हैं। ऑलिगोसैकराइड्स को ही फिर से क्लासिफिकेशन कर दिया गया है डाइसैकराइड्स और ट्राइसैकराइड और टेट्रासैकराइड में। ऑलिगोसैकराइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 मेजर सब कैटेगरी में, ठीक है। ये है इसका सही क्लासिफिकेशन। किसी दिन आपको लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात ये थोड़ा सा बता रहे हैं यहाँ पे, इसको देख लो आप लोग। मोनोसैकराइड किसे बोलेंगे तो कह रहे हैं दे कंटेन ओनली 1 मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं कि ये केवल एक मॉलिक्यूल शुगर को कंटेन करेगा, उसे मोनोसैकराइड, नाम से ही पता चला है। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे, बहुलक जिसे बोलते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहे हैं कि ये सबसे सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल शुगर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहे हैं दे कैन नॉट ब्रेक डाउन। कह रहे हैं कि इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं जब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ये जो चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं ये फालतू के हैं। आगे देख लो, फिर से हमने बोला था ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा गलत है, इसको अभी नहीं पढ़ना है। आपको ऑलिगोसैकराइड्स के बारे में जानना है। ऑलिगोसैकराइड्स के बारे में कह रहे हैं कि दे इल्ड 2 to 10 मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं जब 2 to 10 मतलब 2 और या फिर 10, मतलब 2 से 10 के बीच में, मतलब मोर देन 1 मॉलिक्यूल्स रहेंगे मोनोसैकराइड्स के, ठीक है। ऑन द हाइड्रोलिसिस, जब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे तब क्या होगा, हमको ऑलिगोसैकराइड्स मिलेगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल इनके याद रखना, रेफिनोज आपको याद रखना पड़ेगा, और इसका अगर फार्मूला चाहो तो देख सकते हो अपना, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब बात करें पॉलीसैकराइड्स की। पॉलीसैकराइड्स में कह रहे हैं कि इल्ड मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा रहेंगे मोनोसैकराइड्स के जब हाइड्रोलिसिस करेंगे। उसका जर्नल फार्मूला ये है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल आप देख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल में स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रोज, सेलुलोज, पॉलीसैकराइड फर्दर क्लासीफाई इन्होंने कहा है, ठीक है। ये भाई साहब को छोड़ दो। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल से थोड़ी भी बहुत हेल्प आपको मिली हो और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।